हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए लॉ है कूलॉम्स का। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कूलॉम्स। फिजिसिस्ट थे। तो कूलॉम्स ने लॉ दिया था चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस हैं, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये बताया था कूलॉम्स ने। ये उसी तरह से बताया था इन्होंने जिस तरीके से न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ आप पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। वहां दो मास होते हैं, दो मास ऑब्जेक्ट हैं, या कितने भी मास ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी का इलेक्ट्रिकल एनालॉग होगा कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, कूलॉम्स ने उसी का केवल इलेक्ट्रिकल एनालॉग किया था। वहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो मैकेनिक्स का फोर्स था, मैकेनिकल फोर्स था। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं या तीन हैं, कितने भी मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक पढ़ेंगे इसमें, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रखेंगे हम, और दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालेंगे हम उसकी, ना मैग्नीट्यूड निकालेंगे आज, है ना। आज इसका वेक्टर फॉर्म पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, ये आज हमें पता करना है। ठीक है, तो दो चार्ज हो सकते हैं Q1 और Q2, किसी भी दो बॉडी के ऊपर हो सकते हैं दो चार्जेस, है ना। तो उन दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है हम पढ़ चुके हैं ना। सेम फोर्स होता है, सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अनलाइक चार्जेस या डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है, ये कितना फोर्स लगता है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इसका एक पहले एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने टॉर्जन बैलेंस था, एक एक्सपेरिमेंट था टॉर्जन बैलेंस, है ना। उसमें एक थ्रेड था, फाइबर का थ्रेड, जिसका वैसे आपके रिटेन में इसका यूज नहीं है, सिंपल हम बता दे रहे हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डन किया था उसके बेस पर जो थ्योरी निकाली थी उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे जो इस एक्सपेरिमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, टॉर्जन बैलेंस। तो टॉर्जन बैलेंस में एक थ्रेड होता है, फाइबर का थ्रेड, है ना, और एक ग्लास का एक केस बना रहता है, एक बड़ा केस होता है ग्लास का। ठीक है, इसमें यहाँ एक लिड लगी रहती है जिससे ढका रहता है। और ये जो फाइबर का थ्रेड है, यहाँ एक नीडल होती है, और यहाँ एक मेटल का स्फीयर होता है ना, मेटल, ब्रास मेटल का हो सकता है ये स्फीयर। और यहाँ एक ये हॉरिजॉन्टल नीडल होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, लाख होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी बनी ये हॉरिजॉन्टल नीडल होती है। और इसको भी एक बैलेंस करने वाला एक और हम यहाँ स्फीयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहता है। ठीक है, काउंटर यहाँ पे वेट लगा देते हैं हम दूसरे एंड पे इसके पे। तो यहाँ हम ये जो हमने मेटल स्फीयर लिया है, इस मेटल स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, तो यहाँ एक और हम यहाँ होल करके एक रॉड लटका देते हैं यहाँ पे, और एक और स्फीयर होता है। तो दो स्फीयर हो जाएंगे हमारे पास, Q1 और Q2। ठीक है, तो इन दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम मेजर करेंगे। तो उसको यहाँ मेजर करने के लिए, तो यहाँ एक टॉर्जन सस्पेंडेड होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे ये लटका रहता है। और यहाँ पे भी एक ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली होता है डन। यहाँ हम इसका प्रिंसिपल की ही डिस्कस कर लेते हैं मेन। ये एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, है ना। इस ग्लास ट्यूब में ये थ्रेड होता है, फाइबर का थ्रेड, एक फाइबर का थ्रेड है, उस पे ये हॉरिजॉन्टल नीडल को हैंग किया गया है। यहाँ एक मेटल स्फीयर है, और ये भी एक मेटल स्फीयर है ना। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये हमें पता करना है। ये दोनों किस तरीके से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जो नीडल है, यहाँ पे एक स्फीयर लगा हुआ है, मेटल का स्फीयर लगा हुआ है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे जो ये जो होल है, यहाँ होल में सपोज इस तरीके से ये रॉड लगी हुई है, और उस रॉड पे एक और मेटल का स्फीयर Q1 लगा हुआ है। तो यहाँ से हम इसे बाहर निकाल के और इस तरीके से रबिंग करके, इस तरीके से रबिंग करते हैं, तो इस रॉड के थ्रू इस मेटल स्फीयर पे चार्ज आ जाता है। फिर हम इसको यहाँ पे सस्पेंड करते हैं,
तो यहाँ पे जो चार्ज है वो इसके पास भी आता है, Q2 के पास भी, है ना। तो दोनों इक्विलिब्रियम में सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों के पास होता है, तो सेम चार्जेस प्लस, सपोज प्लस चार्ज हमने इस मेटल स्फीयर को दिया तो इसके पास भी प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में रहता है ना, इसके कांटेक्ट में रखते हैं हम स्टार्टिंग में। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ये नीडल जो है हॉरिजॉन्टल नीडल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये घूम सकती है ना। तो इस तरीके से जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमती है तो यहाँ एक स्केल बना हुआ होता है, स्केल, ठीक है। उस स्केल को हम यहाँ कनेक्ट करके रखते हैं, तो उस स्केल का हम डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना रोटेशन हुआ, ये जो थ्रेड लटका हुआ है इसमें कितना रोटेशन हुआ। जैसे ही यहाँ पे चार्जेस आएगा इन दोनों के पास तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, हम जानते हैं कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये नीडल इस तरीके से दूर हटेगी इस स्फीयर से ना, तो दोनों ही स्फीयर एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे। तो ये तो फिक्स है, ये तो यहाँ पे फिक्स रखते हैं। और ये टॉर्जन, ये टॉर्जन पेंडुलम की तरह यहाँ पे लटका हुआ है, तो ये नीडल इस तरीके से रोटेट करती है। तो यहाँ पे जितना रोटेशन होता है उसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसी रोटेशन को हम यहाँ पे क्वांटिटेटिवली फोर्स को हम बता सकते हैं कि कितना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो इसके बेस पे कूलाम ने थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन दिया था इसका, कि जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स है, सपोज दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके लिए कूलाम ने ये लॉ दिया था जो बताएगा कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो हम इसे स्टडी करने वाले हैं आज। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था कि टॉर्जन बैलेंस से कैसे उन्होंने पता किया होगा कि फोर्सेस जो हैं किस तरीके से डिपेंड करते हैं चार्ज पे और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मेन हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कूलम्स का लॉ बिटवीन टू चार्जेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये पॉइंट चार्जेस के लिए हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो यहाँ पे एक चार्ज हमने लिया Q1 और एक चार्ज लिया है हमने यहाँ पे Q2, ठीक है। दो चार्ज हैं और ये पॉइंट चार्ज हैं। कैसे हैं? पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्जेस के बारे में हम समझ सकते हैं कि पॉइंट चार्ज किस तरीके से यहाँ हम यूज करते हैं। पॉइंट चार्ज होता है अगर इसका जो डायमीटर है, जो चार्ज जो हमने बॉडी ली है, इसका जो लीनियर डायमीटर है वो उसकी डिस्टेंस, जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में अगर ये लीनियर डायमीटर, जो लीनियर साइज है ऑब्जेक्ट्स का, वो लीनियर साइज उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। मींस ये जो लीनियर डायमीटर है ये बहुत छोटा है और ये जो सेपरेशन है दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम जो बॉडीज को कंसीडर करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है दोनों ही। अच्छा, पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये लॉ दिया था कूलम्स ने। अच्छा, पॉइंट चार्जेस के लिए ही क्यों है ये लॉ? क्योंकि हम यहाँ पे अगर बड़ी बॉडी लेते हैं, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है जो कि, ठीक है, थोड़ा इससे बड़ा बॉडी है, तो यहाँ पे इसके पास चारों तरफ चार्ज होगा, हर जगह चार्ज होगा। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना, ठीक है। ये इस तरीके से तो दो चार्ज बॉडी हैं और ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट चार्ज के लिए बनाया था कूलम्स ने लॉ। तो यहाँ जो फोर्स की जो डायरेक्शन है अलग अलग होगी। देखो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन भी अलग होगी और वैल्यू भी अलग होगी। देखो इन दोनों के बीच में ये फोर्स हो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये फोर्स होगा। डिस्टेंस भी वेरी करेंगी, ठीक है। यहाँ ये देखिए डिस्टेंस, ये अलग अलग डिस्टेंस हो रही है। सिंगल चार्ज के लिए ही डिफरेंट डिस्टेंसेस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। R1, R2, R3, R4। तो हम कौन सी डिस्टेंस को लेंगे, है ना, चार्जेस के बीच में कौन सी डिस्टेंस को लेंगे। सपोज ये Q1 और Q2 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हुए हैं। अगर इस तरीके से इनके बीच, भाई इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगी। तो हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे? तो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ स्कैटर्ड हो रहा है ना, ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है स्कैटरिंग हो रहा है। फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स हर डायरेक्शन में मिल रहा है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है और एक प्रॉपर डिस्टेंस भी नहीं हमें मिल पा रही है। तो हम लेते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए इस लॉ को, जो है कूलम्स ने स्टडी करके एक्सप्रेस किया था, ठीक है। तो हम यहाँ जो लेंगे इसमें वो लेंगे पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए, और पॉइंट चार्जेस मिनिमम चार्ज किसके पास रहता है? इलेक्ट्रॉन के पास रहता है, जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम पीछे। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो था
वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे कम चार्ज किसके पास रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम चार्ज रहता है, कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिला के हम बना सकते हैं पॉइंट चार्जेस को, ठीक है। तो यहाँ Q1 और Q2 कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। तो ये किसके लिए काम करेगा, ये पॉइंट चार्जेस के लिए ये लॉ काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉडी जो है लार्ज साइज का बॉडी नहीं लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज कौन से होते हैं, जिनका लीनियर साइज उनकी सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना, और सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो Q1 और Q2, ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 और Q2। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम पता करेंगे, जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड होगा उसे हम पता करेंगे। Q1 Q2 को भी मैग्नीट्यूड लेंगे, हम दोनों का ही मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कि Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को रिपेल्ड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसका जो बताया था कूलाम्स ने, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपेल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अभी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखो मॉड लगा दिया है, ये फोर्स वेक्टर में है, तो ये क्या देगा हमें, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, तो कूलाम्स ने बताया था कि इन दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और उनका प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, सपोज r डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो और उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, ठीक है। तो ये बताया था कूलाम ने, और किसके बेस पे बताया था ये, जो भी टॉर्च एंड बैलेंस वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने हेल्ड किया था, ठीक है। दो चार्जेस थे, ये दो मेटल स्फीयर थे, दोनों एक दूसरे से इस तरीके से नीडल पे, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है उस पर भी ये डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज्यादा दूर होंगे दोनों ही चार्जेस उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ही कम फोर्स लगेगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फोर्स जो है कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पास आते जाएंगे और फोर्स जो है बढ़ता जाएगा। तो चार्जेस के जितना ज्यादा चार्ज होगा दोनों ही ऑब्जेक्ट के पास उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। तो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और उनका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताया था कूलाम्स ने कि ये इस तरीके से डिपेंड करता है। फिलहाल हमने यहाँ इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम लिया है, वो मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम। देखिए एयर और वैक्यूम को हम एक जैसे ट्रीट कर सकते हैं। वैक्यूम जहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, तो एयर को भी हम ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एयर और वैक्यूम में, वैल्यूज में भी पढ़ेंगे आगे कितना डिफरेंस आता है, और 0.000 का डिफरेंस आता है, डिफरेंस जो फोर्स का है। जैसे पहले हम वैक्यूम के लिए फोर्स को मेजर करें, फिर एयर के लिए मेजर करें, तो बहुत कम डिफरेंस आता है। तो हम एयर और वैक्यूम को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो दोनों ही चार्जेस के बीच में कौन रखा है, एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ ये मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन्स का फोर्स क्या था, ग्रेविटेशन वाला, m1 m2 सपोज दो मास हैं, है ना, तो उसके जस्ट एनालॉग इलेक्ट्रिकल एनालॉग है ये इसका। यहाँ पे ये मैकेनिक्स का कितना फोर्स था, ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, आप पढ़ के आए हैं क्लास 11 में, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r है और दो मास है m1 m2। तो इन दोनों मासेस के बीच में अगर कोई मीडियम है उस पर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कोई भी मीडियम हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम रहता है ये फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसको हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी अगर मीडियम रखा है तो ये उस मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मीडियम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर, ग्लास, सिलिकॉन, माइका, रबर, है ना, कोई भी मटेरियल हम यहाँ के बीच में रख सकते हैं, और सबके लिए चार्ज जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी एयर के लिए तो मैक्सिमम होगा, सपोज हमने इन दोनों के बीच में वाटर रख दिया है ना, तो फिर कम हो जाएगा। अभी देखेंगे आगे कि किस तरीके से कम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स बताया था कूलाम्स ने, ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर वैल्यू हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे ओनली फोर्स की स्केलर वैल्यू ले रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो किस तरीके से आएगा, Q1 Q2 अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसे हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होगा वो हम यहाँ सी लेते हैं। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बुक्स में के को भी इसे के लिया गया है, हम यहाँ सी ले रहे हैं। बुक्स में कैपिटल के, ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल के, कैपिटल के। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या, कूलाम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलाम कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम कूलाम कांस्टेंट, क्योंकि कूलाम साइंटिस्ट उन्होंने, उनका लॉ चल रहा है, तो यहाँ सी जो यूज किया है कूलाम कांस्टेंट। अच्छा, बुक्स में हम बता रहे थे कि के यूज करते हैं, कि हम यहाँ क्यों नहीं यूज कर रहे थे, क्योंकि आगे अभी एक और स्मॉल के भी आने वाला है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है कैपिटल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, लेकिन एक स्मॉल के भी आएगा, वो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी कहेंगे हम इसे, अभी आगे देखते हैं, परमिटिविटी भी वर्ड आएगा एक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक स्मॉल के होगा, एक कैपिटल के, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि ये के कौन सा है, तो इस वजह से हम यहाँ सी ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल के भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ हमने जो दिया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सन और अट्रैक्टिव, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे, Q1 Q2 फिलहाल पॉजिटिव ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हमें पता है कि ये रिपल्सिव फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, है ना। ये दोनों ही क्या कैसे होंगे, अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो भी वैल्यू इतनी ही होगी, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा नेचर में। यहाँ हम चार्जेस की वैल्यू प्लस और माइनस नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। Q1 Q2 को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, Q1 Q2 को हम नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन कब लेंगे, वो वेक्टर फॉर्म में लेंगे। अभी हम नहीं पढ़ रहे वेक्टर फॉर्म को, ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड की जब भी हम बात करेंगे तो Q1 और Q2 कैसे लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव लेने हैं। भले ही यहाँ Q1 अगर माइनस है और Q2 अगर माइनस है, माइनस पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी है। यहाँ पे Q1 तब भी Q1 ही रखेंगे और Q2 को भी हम Q2 ही रखेंगे, Q2 तो है ही पॉजिटिव। तो माइनस और प्लस का फिलहाल यहाँ कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका अफेक्ट होगा, डायरेक्शन बताने में जरूरत पड़ती है इसकी, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में हम इसे पुट करेंगे। अगर यहाँ ये मैग्नीट्यूड है तो सिंपल हम इसकी दोनों की ही पॉजिटिव वैल्यू भी रखेंगे हम यहाँ पे। अब हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो C है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ना। तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है C की। तो अभी हमने जस्ट देखा Q1 और Q2, है ना, दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 और Q2 इलेक्ट्रिकल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा, अभी हम जस्ट हमने ड्राइव किया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये C है या फिर K है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलाम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमें ये पता करना है। क्या पता क्या करना है, सिंपली अभी इसकी वैल्यू बता देते हैं, 1/4πε0 होती है, लेकिन होती कैसे है, इसकी जो वैल्यू कूलाम्स में दी थी वो वैल्यू दी थी इसकी 1/4πε0, ठीक है। इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो लेटर है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट कहते हैं हम इसको। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये अभी ये चीज हमें देखनी है। पहले देखते हैं कि हम ये वैल्यू कैसे हो 1/4πε0 नॉट किस तरीके से है। देखिए ये जो फोर्स है ये हम Q1 Q2 दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, तो फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन स्कैटर्ड, ऐसे ही यहाँ पे स्कैटर्ड है। लेकिन हम तो एक लाइन के लिए ले रहे हैं फोर्स, ओनली एक लाइन के लिए लेंगे फोर्स को। फोर्स तो इन ऑल डायरेक्शन हो रहा है ना,
तो लेकिन इन दोनों लाइन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेक करना है हमें। जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ये पॉइंट चार्जेस किस तरीके से एक बॉल की तरह है ना, एक 3D बॉल जो होती है, स्फेरिकल बॉल, एक स्फेयर की तरह मान सकते हैं हम चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, जो कि स्फेयर की तरह है। तो उसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहे हैं। सपोज हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। थ्रेड्स मान सकते हैं कि इसने इस डायरेक्शन में भी एक थ्रेड भेज रखा है, इस डायरेक्शन में, चारों तरफ हमने अपने थ्रेड्स भेज रखे हैं जो से खींच के ला रहे हैं दूसरे चार्ज को, या फिर दूसरे चार्ज को रिपेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड्स कह सकते हैं हम। तो यहाँ ये जो वैल्यू है ये केवल हम एक लाइन के लिए लेंगे। देखिए एक स्फीयर है, वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। स्फीयर की बात करें तो एक सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, एक स्फीयर है, ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, स्फीयर है ये, ठीक है। तो हम इसे हाफ स्फीयर की फॉर्म में अगर लें, इस तरीके से बना देते हैं, चलो इसे समझ में आ जाएगा। हाफ स्फीयर से समझ सकते हैं हम इसे। तो यहाँ 2 पाई तो एक हाफ स्फीयर बनाता है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे, और 2 पाई दूसरा हाफ स्फीयर बनाएगा अपने सेंटर पे। आपको तो जनरल पता ही है कि 4 पाई एंगल बनता है, थोड़ा याद करने के लिए बताया है ये कि एक स्फेरिकल बॉल है या एक 3D स्फीयर है, वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 4 पाई एंगल बनाता है। एक स्फेरिकल बॉल है, उसके सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 4 पाई का एंगल। लेकिन हमें ये जो फोर्स चाहिए वो केवल एक लाइन में चाहिए, है ना। ये स्फेरिकल बॉल है सपोज, और ये है ये पॉइंट चार्ज है, तो हमें इस लाइन वाला फोर्स चाहिए, है ना। तो चारों तरफ तो इसके 4 पाई का एंगल बन रहा है, तो हमें तो केवल एक ही यूनिट एंगल पे चाहिए ना, यूनिट डायरेक्शन में यूनिट वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए। 4 पाई चारों तरफ फोर्स, इस चार्ज का जो फोर्स है वो चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ स्कैटरिंग हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए एक लाइन फोर्स, ठीक है। तो वो लाइन ऑफ फोर्स कितना कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसके चारों तरफ एक ये बॉल है, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी चारों तरफ इसके फोर्सेस स्कैटर्ड हो रहे हैं, और 4 पाई डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो 4 पाई डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, 4 पाई टाइम्स ही तो कम हो जाएगा। सिंगल डायरेक्शन की अगर हम लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी कि यहाँ पे ये जो फोर्स है इसे हमें कम करना है, तो फोर्स कितना हो गया, कम हो जाएगा ना। कितना कम हो गया, 4 पाई। इसे लिखते रहने देते हैं Q1 और Q2 अपॉन R², ठीक है। पहले फोर्स कितना था, इतना था। सपोज इसकी वैल्यू मैक्सिमम हमने मान ली 1, तो फोर्स कितना था, इतना, ठीक है। सी को अगर हम सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया, 4 पाई टाइम्स, ठीक है। यूनिट डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं हम इस फोर्स को। देखिए 4 पाई डायरेक्शन, चारों तरफ फोर्स कितना है, सपोज F, तो यूनिट एंगल के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, F अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो फोर्स कितना कम हो गया यहाँ पे, 1/4 पाई टाइम्स जो है फोर्स कम हो गया, फोर्स की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक मीडियम भी है ना। मीडियम क्या है, फिलहाल वैक्यूम या एयर है ना। तो मीडियम, वैक्यूम या एयर, कोई भी मीडियम है वो अफेक्ट करेगा इसको, फोर्स को, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो वो कम हो जाएगा। फोर्स मीडियम की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, कम, है ना। अगर इसके बीच में हम वाटर रखें या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, तो वो उसकी वैल्यू सिंपल है, कम होगी। दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई हम यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें बीच में, तो क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा वो बताता है एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहेंगे हम एयर और वैक्यूम को, एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर और वैक्यूम को हम यहाँ पे फ्री स्पेस कहेंगे। तो सी की जो वैल्यू है, एक तो यूनिट डायरेक्शन में हमें केवल फोर्स चाहिए, यूनिट एंगल पे हमें फोर्स चाहिए, वो 1/4 पाई टाइम्स कम हो गया। और एक इस मीडियम ने फोर्स को कम कर दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चीजों से कम हो रहा है, एक तो डायरेक्शन से, क्योंकि स्फीयर के चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन, है ना, फोर्स स्कैटरिंग है, स्कैटर्ड हो रहा है। और एप्सिलॉन नॉट कौन है, ये मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं इसे, परमिटिविटी, ये नया वर्ड है, परमिटिविटी। ये लेटर एप्सिलॉन नॉट, और ये लेटर क्या शो करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। देखिए यहाँ क्या है, फ्री स्पेस है। एयर और वैक्यूम को हम कंसीडर करेंगे एज ए फ्री स्पेस। तो जब फ्री स्पेस है दोनों ही चार्ज के बीच में, तो इतना कम हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। होता कितना है एप्सिलॉन नॉट,
वो अभी हम पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं इसकी जो वैल्यू कूलाम्स ने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलाम कांस्टेंट है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी कूलाम्स ने वो थी 9 × 10⁹। ठीक है, इसकी सी की जो वैल्यू थी तो कितनी हो जाएगी, ये न्यूटन, सी की वैल्यू न्यूटन, ये यहाँ से मीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ से कूलम स्क्वायर आ जाएंगे। तो न्यूटन यूनिट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ इसकी यूनिट की फोर्स की न्यूटन और ये मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलम, कूलम दोनों ही चार्जेस की, कूलम तो कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सी की। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁹। ठीक है, जब हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 या 22/7, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन नॉट की वो आएगी 8.85। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, -10⁻12। 10⁻12। इसकी यूनिट की बात करें तो कितनी होगी, देखिए यूनिट इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ रख देंगे, इधर ले जाएंगे, फोर्स को यहाँ ले जाएंगे इधर, है ना। तो कितनी हो जाएगी, कूलम, कूलम, कूलम स्क्वायर पर यहाँ फोर्स आ जाएगा न्यूटन और इसकी मीटर स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। दिस ये आपको लर्न रखनी है डायरेक्ट, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है। अब ये चीज देखिए, अब यहाँ इस वैल्यू को रखेंगे, देखो कितने टाइम्स कम हो जाएगा, इससे डिवाइड ही तो हो रहा है फोर्स में, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी है, अगर ये ना हो यहाँ पे तो फोर्स मैक्सिमम है ना। अब हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट से और डिवाइड कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 × 10⁻12। तो इससे हम इस वैल्यू से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो फोर्स इतने टाइम्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इतने टाइम्स कम जो हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कम। कब हो जाएगा, जब दोनों ही चार्ज के बीच में कौन रखा है, एयर रखा है या फिर वैक्यूम है, दोनों एक ही तरह से हम कंसीडर करके ट्रीट करते हैं दोनों को। तो फोर्स की जो वैल्यू है जो कूलम्स ने बताई थी वो ये हम जनरली ये यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मींस ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या बताती है, दोनों ही चार्ज के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या बताएगी, दोनों ही चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितने टाइम्स कम हो गया है। हम लिख सकते हैं परमिटिविटी को किस तरीके से, देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, क्या होती है ये, तो परमिटिविटी इज अ characteristics of a medium। ये इस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, जो मीडियम इन दोनों के बीच में रखा है वो कितने टाइम्स उस फोर्स को कम कर रहा है, हम उसे लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम। देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ फ्री स्पेस के लिए अलग अलग, मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होगी, और मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, है ना, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन चार्जेस, विच अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन चार्जेस। ये क्या इफेक्ट, इससे इफेक्ट करती है जो फोर्स लग रहा है ना, जो दोनों ही चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये, उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है ये मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को। जैसे ये एक फोर्स Q1 है और एक ये Q2 है, तो ये मीडियम, इन दोनों के बीच में यहाँ ये फोर्स लग रहा है। सपोज फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, सपोज ये तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये कितना अलाउ करता है, ये हम मीडियम में होके जाएगा, ये फोर्सेज जो है, ये मीडियम में होके जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जाएंगी, जो मीडियम में होके जाएंगी दोनों की ही, तो वो कितना अलाउ करेगा इस फोर्स को, जो मीडियम है इन दोनों के बीच में रखा है, वो इस फोर्स को कितना अलाउ कर रहा है, इसे कितना पास होने दे रहा है ना। सपोज यहाँ एक Q1 रखा है,
तो ये चारों तरफ एक थ्रेड्स भेज रहा है, धागे टाइप्स की भेज रहा है, और एक ये Q2 है, ये भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ये किस तरीके से डिपेंड करती है दूसरे को आगे। तो Q1 और Q2 दोनों ही यहाँ पे, सपोज यहाँ कुछ भी नहीं है, एयर है या फिर वैक्यूम है, हमने यहाँ पे एक वाटर रख दिया इनके बीच में, तो जो थ्रेड्स है वो कम हो जाएगी, उनका इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। तो सपोज कि 100% यहाँ पे एयर वैक्यूम में 100% फील्ड लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। सपोज हमने वाटर रख दिया, तो वाटर ने कितना इसको 80 ब्लॉक कर दिए। सपोज 100 थ्रेड्स निकल रहे हैं चारों तरफ, तो अगर हम इनके बीच में वाटर रख देते हैं तो वाटर ने क्या किया, 80 थ्रेड्स को ब्लॉक कर दिया। तो 80 क्या है, ये परमिटिविटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसने 80% ब्लॉक कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो पास हो रहा था उसे 80% ब्लॉक कर दिया, केवल 20% को अलाउ कर रहा है ना मीडियम। तो मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अलाउ कर रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। फ्री स्पेस कौन है, एयर है या फिर वैक्यूम है। अब हम देखेंगे डिफरेंट मीडियम्स के लिए ये कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और परमिटिविटी, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि यहाँ अगर हम मीडियम बदलते हैं तो परमिटिविटी कैसे चेंज होती है ना, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। यहाँ हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे कि हमने यहाँ जो पता किया है वो केवल एयर और वैक्यूम के लिए पता किया है। अब इसको हम चेंज करेंगे कि किस तरीके से मीडियम चेंज करने पे ये चेंज होती है वैल्यू, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, ये हम यहाँ देखने वाले। अभी यहाँ दोनों ही चार्जेस के बीच में कौन है, एयर है या फिर वैक्यूम है ना। अब हम सपोज करते हैं कि दोनों ही चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 दोनों के बीच में कौन रखा है, वाटर। इसी डिस्टेंस पे पता करते हैं हम, r डिस्टेंस पे ही पता कर रहे हैं, और दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, वाटर रख दिया। तो ये पता किया गया था, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया था कि जब हम वाटर को रखते हैं तो फोर्स 88 टाइम्स कम हो जाता है। वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अगर हम वाटर रखते हैं तो कितने टाइम्स फोर्स कम हो जाता है, 88 टाइम्स पहले से। सपोज यहाँ फोर्स F0 था, तो यहाँ फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 88 टाइम्स। F0 ले सकते हैं हम यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए, तो ये 88 टाइम्स कम हो जाएगा। 88 से डिवाइड कर देंगे इस फोर्स को, यहाँ पे 88 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वाटर रखते हैं तो वो 80 टाइम्स कम कर देता है फोर्स को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में इसी डिस्टेंस पर अगर हम यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल रबर रखते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है इनको, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स, ये डाइलेक्ट्रिक है रबर, वाटर डाइलेक्ट्रिक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम है ये बीच में, इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। रबर अगर हम इनके बीच में रखते हैं तो फोर्स F0 के कंपैरिजन में कितना कम हो जाता है, लगभग 7 टाइम्स कम हो जाता है फोर्स इलेक्ट्रिक जब हम रबर रखते हैं। तो इसे कंफर्म कर लेना, इसकी कुछ वैल्यूज है, हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें पता लगेगी कि डिफरेंट मीडियम्स हम यहाँ रखेंगे इनके चार्जेस के बीच में तो फोर्स कितने टाइम्स कम होगा। देखिए फर्स्ट सिचुएशन में फोर्स कितना था, F0, सेकंड में कितना हो गया, 88 टाइम्स कम हो गया, फिर थर्ड सिचुएशन में कितना कम हो गया, 7 टाइम्स कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, नहीं हो रही है लगातार, जैसे ही हम मीडियम्स को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ फ्री स्पेस के लिए फोर्स कितना है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए फोर्स कितना है, F0 दिस। सपोज वाटर के लिए कितना हो गया ये, FW हम लिखते हैं अगर सपोज वाटर के लिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसके कंपैरिजन में फ्री स्पेस के रिलेटिव में कितना कंपैरिजन में तक कम हो गया ये, 88 टाइम्स। तो यहाँ हम 88 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो है ना, 88 से डिवाइड कर दिया इस वैल्यू में हमने, तो यहाँ इतना टाइम्स फोर्स कम हो गया। अब हम रबर की बात कर रहे हैं, अगर रबर की बात करें तो कितने टाइम्स कम हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 7 टाइम्स कम हो गया Q1 Q2, ठीक है। फोर्स जैसे जैसे मीडियम हम चेंज कर रहे हैं फोर्स की वैल्यू चेंज होती आ रही है। ये वाटर के लिए है, ठीक है, वाटर, और ये रबर के लिए, ठीक है, दोनों ही इंसुलेटिंग मटेरियल है। और हम इनके बीच में जो रखेंगे मीडियम, वो इंसुलेटिंग मटेरियल ही रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स ही रखेंगे, ठीक है। इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी कह चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है, 1 के कंपैरिजन में हम 1 के रिलेटिव में ही हम
वैल्यूज को देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एयर को हमने स्टैंडर्ड ले लिया, एयर और वैक्यूम जो रखा है दोनों ही चार्जेस के बीच में, उसको हमने क्या ले लिया है, स्टैंडर्ड मान के यहाँ पे हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन जैसे ही हमने मीडियम को बदल के वाटर कर दिया तो फिर कहेंगे हम इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या नाम देंगे, पहले क्या नाम था इसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। यहाँ इसको पूरे कंप्लीट वैल्यू को नाम क्या देंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। इस कंप्लीट वैल्यू को हम यहाँ क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ रबर। जैसे ही चेंज होगा ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैल्यू कही जाएगी। एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन आ जाएगा, केवल जो रिलेट्स कर रहा है, कौन रिलेट कर रहा है, 88 रिलेट कर रहा है ना। एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन में 88 टाइम्स ये कम हो जाती है वैल्यू, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 88 टाइम्स बढ़ गई है ना, तो ये 7 टाइम्स बढ़ गई है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। वाटर के लिए 88 टाइम्स, रबर के लिए 7 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितने टाइम्स थी, एयर के लिए 1 टाइम्स, 1 से मल्टीपल चल रहा था ना एयर के लिए। अगर ये 1 से कम होती, सपोज 0.5 हो जाती यहाँ पे, है ना, 88 की जगह 0.5 हो जाती तो फिर क्या होता, है ना, ये वैल्यू इससे भी बड़ी हो जाती है ना, फोर्स बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वाटर रखने को तो कम हो रहा है, तो ये वैल्यू कभी भी एयर और वैक्यूम के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कम ही आएगा फोर्स, हमेशा ये फोर्स कम रहेगा इस फोर्स से, है ना। एयर और वैक्यूम के लिए मैक्सिमम फोर्स होता है ये फोर्स जो होता है वो होता है मैक्सिमम फोर्स, है ना। और ये जो वैल्यू है ये मिनिमम रहती है, जितनी मिनिमम रहेगी ये वैल्यू उतना ही ये फोर्स मैक्सिमम रहेगा। तो परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जो अभी हमने डिस्कस की थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो ये मिनिमम वैल्यू थी परमिटिविटी की, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू थी परमिटिविटी की। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ गई है ना, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऑलवेज 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये वाला जो मल्टीपल है ऑलवेज 1 से ग्रेटर देन होगा, तभी ये वैल्यू जो है क्या होगी, कम होगी। और ये वैल्यू कम ही होनी है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की, है ना। तो यहाँ ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, मिनिमम होगा, फोर्स कम होता जाएगा। तो ये जो मल्टीपल्स है 1, यहाँ 88, यहाँ पे 7, तो ये रिलेट कर रहा है फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं हमसे। ये जो फैक्टर है 1, 88, 7, ये किससे रिलेट कर रहा है, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसको रिलेट कर रहा है ना, 1, 88, 7। तो इस पूरी एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है इसको अगर मल्टीपल कर दें इसके साथ एप्सिलॉन नॉट, और इस फैक्टर का जो हम नाम देंगे मल्टीपल जो 1, 88, 7 है, इसको हम नाम देते हैं, ये रिलेट कर रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये रिलेट कर रहा है इस परमिटिविटी को, है ना, ये फैक्टर रिलेट कर रहा है फ्री स्पेस वाली परमिटिविटी को, तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1 होगी वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर वैल्यू 88 होगी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर वैल्यू 7 होगी। तो डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये वैल्यू कहलाएगी हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम को हम यहाँ इसको चेंज करेंगे, मीडियम वाटर हम यहाँ देखिए इसकी जगह हम ऐसे यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट ये कंप्लीट वैल्यू कहलाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, इसे कहेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, है ना। वाटर के लिए इससे कितने टाइम्स ये बढ़ जाती है वैल्यू।
एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे रबर। ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ बता सकते हैं इसकी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका, माइका भी रख सकते हैं हम इसकी जगह, है ना। डिफरेंट मटेरियल्स को रखेंगे तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, सिंपल, यहाँ ये वैल्यू कितनी होती है 1, जो हम अभी पढ़ के आए थे, है ना, ये 1 जो वैल्यू है। तो यहाँ हमने ये देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी को किस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, क्लियरली देखते हैं यहाँ पे। देखिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर एम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन एम, इस कंप्लीट वैल्यू को हम कह देंगे एप्सिलॉन एम, ये ध्यान रखना है। इसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मल्टीपल के साथ नहीं लिख रहे थे, इसे एक नाम दे देते हैं मीडियम के लिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट आर एम। ठीक है, तो यहां ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसे लिखेंगे हम रिलेटिव, क्योंकि ये रिलेट कर रही थी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, कितनी होती है, वाटर, माइका, रबर, ग्लास, सिलिकॉन, कोई भी यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल हम रख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो हमने मीडियम वहां पे रखा है। वाटर हो सकता है, यहाँ वाटर हो सकता है, इसे में से इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ माइका कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका। उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट के कितने टाइम्स जो वैल्यू बढ़ रही है, और वो वैल्यू जब बढ़ेगी तभी तो फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब होगा, फ्री स्पेस के लिए फोर्स होगा। अगर हम यहाँ मीडियम रख देते हैं तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, क्या चेंजेस आए दोनों में, केवल एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m। ये मीडियम के लिए हम यहाँ वैल्यू को केवल रख देंगे। देखो, तो फ्री स्पेस होगा तो इतने टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स, और जब कोई मीडियम रखेंगे, वाटर, सिलिकॉन, ग्लास, है ना, कोई भी मीडियम रखेंगे तो उसके उतने ही टाइम्स यहाँ पे इस वैल्यू से हम यहाँ पुट करेंगे। अगर ये वाटर है तो इस वैल्यू को रखेंगे, वाटर के लिए कितनी होती है 88 होती है ना। ऐसी माइका के लिए चेक करेंगे कितनी होती है 7, या रबर के लिए 7 होती है, सिलिकॉन के लिए डिफरेंट होती है ना। ये इसकी लिस्ट है, इसके लिए कितनी इसकी वैल्यू होती है। देखिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम की अगर हम बात कर रहे थे अभी, तो कितनी थी उसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स और एप्सिलॉन आर और मीडियम के लिए।
अब यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कंप्लीट परमिटिविटी है, कितने एम इसके रिलेट्स करती है, इसको वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट आर एम की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन आर एम की वैल्यू हो जाएगी तो ये होगी वैल्यू किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी हम वैल्यू को फोर्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे Q1 Q2, ये फ्री स्पेस के लिए कितना होता है फोर्स, फ्री स्पेस में कौन होगा, एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है r इन दोनों के बीच में, तो फोर्स कितना रहता है F नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, सपोज कोई हमने मीडियम रख दिया, सपोज वाटर ही रख दिया, तो मीडियम के लिए लिख देते हैं यहाँ पे Q1 Q2, और ये मीडियम के लिए कितना होगा, r डिस्टेंस है इनके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m आएगा। ठीक है, मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m। तो हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं इन दोनों ही इक्वेशंस का, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ फोर्स फॉर मीडियम, तो 1/4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन m ऊपर हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये कौन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी कहते हैं। और देखो ये जो वैल्यू है, ये एयर के लिए कितनी होगी वैल्यू, है ना, एयर और फ्री स्पेस के लिए अगर हम यहाँ बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, इसकी जगह हम जब इस वैल्यू को रखेंगे तो एयर के लिए इस वैल्यू को हम 1 लगाएंगे, तभी तो ये वैल्यू मिलेगी, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे इसके बारे में किस तरीके से हमें इसे लिखना है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, देखिए जनरल हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलॉम लॉ का मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मीडियम के लिए। मीडियम कौन हो सकता है, एयर, वैक्यूम। मीडियम कौन हो सकता है, वाटर। मीडियम कौन हो सकता है, सिलिकॉन। कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है, माइका, है ना, रबर। इनकी लिस्ट बनाएंगे हम एक वैल्यूज की, अभी देखते हैं थोड़ी देर में इनकी लिस्ट। तो ये मीडियम कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जो हम इन दोनों चार्जेस के बीच में रख रहे हैं। अगर एयर और वैक्यूम होगा तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन m, इसी की वैल्यू चेंज करनी है हमें। एयर के लिए क्या रखेंगे इस वैल्यू को, एप्सिलॉन नॉट। क्यों रखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन r फॉर एयर कितनी होगी उसकी वैल्यू 1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी एयर के लिए। ठीक है, जब यहाँ हम इसकी वैल्यू 1 रख देंगे 1, तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन n की जगह एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर, रिलेटिव परमिटिविटी इसको सिंपल बुक में एप्सिलॉन r भी यूज किया गया है। तो फॉर एयर कितनी होगी इसकी वैल्यू 1। फॉर वाटर
अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 88 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, फॉर वाटर। एप्सिलॉन आर भी इसको यूज करते हैं जनरली। मीडियम तो मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे एम हम लिख सकते हैं, इससे पता लग जाएगा मीडियम के लिए। तो एप्सिलॉन आर एयर के लिए कितना होता है, 1 होती है इसकी वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए कितना होता है, 1 ही होगा, तभी तो वो वैल्यू मिलेगी जो सबसे पहले डिफाइन किया था कूलम्ब ने, जो लॉ डिफाइन किया था। वाटर है तो कितना हो जाएगा इसकी जगह, एप्सिलॉन वाटर के लिए कितना हो जाएगा, नॉट एप्सिलॉन नॉट और 88 है ना। इसके लिए फिर ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वाटर लिख देंगे या फिर इस वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू पता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन में ही हम काम कर रहे हैं ना। एप्सिलॉन नॉट को हमने स्टैंडर्ड लिया है ना, फ्री स्पेस जो एयर और वैक्यूम है इसको स्टैंडर्ड माना है। इसके कंपैरिजन में हम फोर्स चेक करते जा रहे हैं, मीडियम्स को, ठीक है, कौन सा मीडियम कितना अलाउ कर पा रहा है फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना अलाउ कर पा रहा है। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिकल जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करके लिख सकते हैं कि एक रेशियो होता है फोर्स का फॉर फ्री स्पेस और फोर्स फॉर मीडियम, सेम डिस्टेंस पे। दो चार्ज अगर सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स फॉर फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स फॉर मीडियम, फॉर दैट मीडियम, ठीक है। तो इसे हम यहाँ लिख भी सकते हैं। और इसकी जो वैल्यूज की बात कर रहे थे, वैल्यूज लिख देते हैं कुछ और इसकी डिफाइन लिख देते हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को। डिफाइन एग्जाम पर्पस से लिख देते हैं अभी एक सेकंड में। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे एप्सिलॉन आर, ठीक है, या फिर मीडियम के लिए हम मीडियम एम लिख सकते हैं हम, जैसे एप्सिलॉन आर और के मोस्टली बुक्स में ये यूज किया गया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, इसको कैसे लिखना है, द रेशियो है ना, ये रेशियो जो है फोर्सेस का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ फोर्स है ना, फोर्स का जो रेशियो बिटवीन टू चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, उनके दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r इन फ्री स्पेस। यहां मीडियम क्या है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए होगा ये फोर्स की वैल्यू जो होगी टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस, और फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस Q1 Q2 when they are placed the same distance apart, इसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं in the given medium, और फिर हो सकता है कोई मीडियम, उसके लिए वैल्यू ये। तो एफ नॉट फ्री स्पेस और मीडियम के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी उन दोनों का रेशियो को होता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसे लिखते हैं हम एप्सिलॉन आर, और या फिर स्मॉल के, या फिर यहाँ पे मीडियम के लिए एक और सफिक्स लगा सकते हैं, जिससे ध्यान रहेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए रहती है, किसी भी मीडियम के लिए रहती है, ठीक है। इसकी वैल्यूज है कुछ, देखिए वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए 1.0054, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्विवेलेंट ही हम लेते हैं। इसीलिए हमने बताया था कि वैक्यूम और एयर को हम एज ए सिंगल ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस जो लगेगा वो बहुत ही कम का डिफरेंस होगा वैक्यूम और एयर में, है ना, जो फोर्स उनका बहुत कम डिफरेंस होगा। माइका के लिए 3 to 6, रबर के लिए 7, डायमंड के लिए 5.5 से लेके 10 तक वैल्यूज होती है, ग्रेफाइट के लिए वैल्यू होती है 10 से लेके 15 तक, सिलिकॉन के लिए 11.68 है ना, वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 88 रहती है इसकी वैल्यू, और फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो 80 हो जाती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे 55.3 हो जाती है इसकी वैल्यू, और 200 डिग्री सेल्सियस पे 32.5 हो जाती है। तो इनके बीच में मीडियम अगर हम वाटर रखें और उस वाटर की टेम्परेचर हम बढ़ाते चले, है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कम डेंस होता चलेगा, डेंसिटी कम होती चलेगी। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। तो जैसे जैसे वाटर की डेंसिटी जो है कम होती जाएगी तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो थिन होता जाएगा ना वाटर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तभी तो फोर्स बढ़ता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन आर पे। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू बढ़ेगी, जब ये वैल्यू बढ़ेगी
एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे कम होती, सॉरी ये वैल्यू कम होती जाएगी तो ये वैल्यू भी कम होती जाएगी और फोर्स कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर के लिए तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं इस तरीके से, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। एक बार हम रिवाइज देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज, है ना, रिवाइज देख लेते हैं एक बार, क्योंकि काफी चीजें पढ़ चुके हैं आज, तो इसमें देख लेते हैं रिवीजन एक बार कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी हैं मेनली। एक तो पढ़ा है हमने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये पढ़ा है आज हमने सबसे पहले। और फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट रिव्यू देख बार। ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं ना, दोनों ही कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। जब इनके बीच में कौन है, एयर या फिर वैक्यूम। तो ये अगर मीडियम अगर हमने इसके बीच में रख दिया तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो हमें मेन जो यूज करना है केवल इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन m की वैल्यू हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, या फिर मीडियम के लिए एक और सफिक्स हम यहाँ पे m लिख सकते हैं। ठीक है, तो एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये हट जाएगा, ये एप्सिलॉन m को रिप्लेस कर देंगे हम एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन m एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम ना, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पता ही है 8.85 × 10⁹, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हमने, क्या है, c, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस, ये पढ़ा हमने फ्री स्पेस के लिए। और 4 पाई एप्सिलॉन m अगर लिखते हैं हम इसको तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर मीडियम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। जब एयर या वैक्यूम हो तो ये यूज करेंगे, तो मीडियम होगा तो ये यूज करेंगे। एप्सिलॉन m की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, और एप्सिलॉन m की वैल्यू लगानी कहाँ से है, वो हमने चार्ट बनाया था अभी पीछे, उससे देखें हम यहाँ इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएंगे। एप्सिलॉन r जो लिखा था वो मीडियम भी लिख सकते हैं सफिक्स में, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ये पढ़ा, और ये रिलेशन है, इसे हम रिलेशन ध्यान रखना है कि अगर रिलेशन आ सकता है एग्जाम में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन भी कहते हैं हम इसे, या फिर ये भी आ सकता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इन दोनों का भी ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सारी ये इलेक्ट्रिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंप्लीट डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेन है ना। यहाँ केवल ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नीट्यूड है, ना कि इसकी वेक्टर फॉर्म है, केवल मैग्नीट्यूड है, और चार्जेस को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, भले ही यहाँ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो। ये ध्यान रखना है हमें कि Q1 Q2 हमें पॉजिटिव ही लेना है, ये मैग्नीट्यूड लेना है, ये ध्यान रखना है। चार्जेस का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।